दोस्तों नमस्कार। हम इस वक्त हैं डॉक्टर कुमुद रंजन जी के साथ और हम बात करेंगे आज के दौर में सामाजिक विघटन का, पारिवारिक विघटन का और बढ़ते हुए क्राइम पर भी हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम की मीडिया में क्राइम से पटा पड़ा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं आजकल के अधिकतर उन खबरों को काफ़ी ट्विस्ट के साथ उसको जगह दी जा रही है, जिसमें कि पत्नियों को ये दिखाया जा रहा है कि वो क्रूरता की हदें पार कर रही हैं। ये सब पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं, टॉपिक है, जिसके ऊपर हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है या इसके पीछे सामाजिक कारण क्या है। तो हम डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप से हम यही जानना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये जो सामाजिक विघटन जो आज देखने को मिल रहा है वो आखिर क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी? कहीं भी लगा लीजिए दुपट्टा में। जी नमस्कार भाई। बहुत ही समसामयिक विषय है और ये विषय हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अगर समाज ही विघटित होगा तो हमें लगता है कि ये रुग्ण समाज जो है वो किसी भी विकास में पूरी तरह से विकास को अवरुद्ध कर देगा। चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, सबको। और जब ये संबंध विघटित हो जाते हैं तो पूरा समाज विघटित हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये विघटन की जो प्रक्रिया है उसके पीछे कई कारण हैं। मैं चूँकि समाजशास्त्र की विषय से संबंधित रही, मैं पूर्व अध्यक्षा समाजशास्त्र की रही हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय में, और इन विषयों पर लगातार मुझे लगता था कि कुछ न कुछ सोचना चाहिए। और सोचते सोचते मुझे लगा कि अगर समाज विघटित हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। पहला जो कारण मुझे समझ में आया कि जो हमारे अंदर एक संवेदना थी, मानव संवेदना, वो बहुत कम हो गई है। जब संवेदनाएं कम होती हैं तो मन को और मस्तिष्क को समझने वाली जो भावनाएं होती हैं वो प्यारे से प्यारे संदर्भ को भी विघटित करके उग्र बना देती है। आज जो ये क्राइम देखने को मिल रहा है कि कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि पत्नियां जो है पति को क्रूरता से मार डाली, तो बहुत सारा अभी आपने देखा है कि कहीं जो है ड्रम की बात आती है, कहीं सूटकेस की बात है। तो केवल पत्नियां नहीं, जो पुरुष वर्ग है वो भी इस तरह का कर रहा है। तो क्या वो जो है उसके ऊपर से जो समाज का बंधन है वो हट चुका है, उसको वो कुछ समझ नहीं रहा है? देखिए, समाज का बंधन इसलिए हट गया है कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो किसी की भी, तो हम स्वच्छंदता की बात करने लगे हैं अब। कि हम जो कर रहे हैं वो हम हैं और हम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और किसी को उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति आई है, चाहे वो छोटे से 7-8 साल के बच्चे का, चाहे वो 70 साल के वृद्ध का, उनमें सब में भी हर लेवल में ये आ गया है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। आज देखिए 61, 60, 62 साल पुरुष जो है विवाह कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी मानसिकता बदल रही है। तो अगर ये मानसिकता बदलती रहेगी तो उस मानसिकता के बदलने से जो अंकुश है समाज के, देखिए समाज का अंकुश हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि समाज के कुछ संस्कार होते हैं। ये तो संस्कार है, संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों को हम अंदर अपने आरोपित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये ज्वलन समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, रुकेंगी नहीं। और इस कारण से तरह तरह के क्राइम्स होंगे, तरह तरह की घटनाएं घटित होंगी। मुझे आज से नहीं, मैं 93 से बात कर रही हूँ, जब एक प्रोग्राम चला था हेलो ज़िंदगी, तब भी हम लोगों ने इस विषय पर बहुत चर्चा की थी। मैं उसमें सबसे पहला, मैं ही फर्स्ट एपिसोड में मैं थी, नलिनी सिंह जी के कार्यक्रम था, और हम लोग बहुत विचार विमर्श किए थे कि तलाक क्यों होते हैं।
तब की बात मैं बताऊं कि तब जब बहुत अति हो जाती थी महिलाओं पर, तब तलाक की बात आती थी कि उनको घर में रहना, एक छत के नीचे रहना, जुल्म सहना और सहती रहती थी, तब तलाक की। और तब तलाक लेने की बात इसलिए नहीं आती थी कि हम एकदम से स्वतंत्र है, बल्कि हमारी जो पहचान है, हम महिला हैं, लेकिन महिला होने के नाते हम किसी का मार नहीं खाएंगे, हम किसी की क्रूरता का शिकार नहीं होंगे। लेकिन उनमें सामंजस्य भी था उन महिलाओं में। ऐसा नहीं था कि तलाक ले लिया तो सामंजस्य नहीं है था, पर अब इसकी कमी हो गई। अब तो ये देखने को मिल रहा है कि ये क्राइम के बाद या क्राइम की जड़ में या तलाक के बाद, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, वो फिर कहीं ना कहीं वो इंगेज हो जा रहा है, या पहले से वो इंगेज रह रहा है और दबाव डाल रहा है तलाक का, या तो फिर नहीं कोई रहा, या तो फिर वो सीधे सीधे जो है पार्टनर की हत्या ही कर दे रहा है। और वो कर क्यों रहा है? उसके पीछे में कोई उसका जो है तीसरा मित्र रहता है। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि हम कई बार हम पश्चिमी सभ्यता को दोष देते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ नियम होते हैं। जी, मैं तो प्रायः जाती रहती हूँ विदेश, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर एक पार्टनर के साथ कोई है जी, तो लॉयल्टी है उनके साथ। जी बिल्कुल। और अगर उसको छोड़ देते हैं जी, तो भी वो मित्रता उनकी कायम रहती है और अपने बच्चों के लिए वो बहुत ही जुड़ाव रखते हैं, जिससे कि बच्चे भी बाद में एक प्रोटेक्शन के साथ साथ स्वस्थ रूप से वातावरण में वो पलते हैं। लेकिन हमारे भारत में ये जो कुरूपता इसकी आ गई है, उन्होंने सोच लिया है कि हम, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि हम अपने लिए जिए, न बच्चों के लिए जिए, न पति के लिए जिए, न पत्नी के लिए जिए। तो जब ये भावना आ जाएगी कि हम खुद के लिए जिए, तो इसके लिए तो सारे नियम कानून एक पीछे हो जाएंगे। उनकी आंतरिक भावनाएं जो हैं वो सभी चीज़ों पर, जिसको कहते हैं ना, हावी हो जाएंगी। तो इसलिए चाहे मर्डर करते हैं वो, चाहे वो दूसरे विवाहित होते हुए भी दूसरों के संपर्क में आते हैं। तो ये देखिए, ये लॉयल्टी नहीं है। पति पत्नी के बीच के संबंध की अगर लॉयल्टी ख़त्म हो जाती है तो निश्चित रूप से हत्याएं और इस तरह की जो आजकल पत्रिकाओं में, पेपर में, अखबार में, सोशल मीडिया पर आ रहा है, वो दिखाई ही पड़ेगा। और जब दिखाई पड़ेगा तो हमको लगता है कि उसको लोग मॉडल बना ले रहे हैं कि अरे ऐसा तो हो रहा है, हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो मीडिया की भी ये भूमिका है कि ऐसी चीज़ों को वो जड़ से खोदे और रोज़ रोज़ उसी न्यूज़ को ना करे। जब उसका एक पक्ष सामने आ जाए कि क्यों हुआ, नहीं, उसकी पूरी सत्यता जब सामने आए तभी वो खबर चलाए, ऐसे जो है हवा में न चलाए। कि उससे क्या होता है कि एकदम से लोग उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और लगता है कि अरे ये तो हम सब लोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सी बात है। आपने बहुत अच्छी बात की कि लॉयल्टी लोग नहीं समझते हैं और इस तरह से घटनाएं भी घट रही हैं, ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे जो है कई परिवार प्रभावित हो जाता है डायरेक्ट रूप में, और फिर समाज प्रभावित हो जाता है। तो इसका जो इफ़ेक्ट हमारे भारतीय परिवेश में पड़ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे भारतीय परिवेश में ये सब सारी चीज़ें पहले, या हो सकता है कि मीडिया उतनी जो है एक्टिव नहीं थी तो ना सुनने में आ रहा हो, लेकिन ये जो बाढ़ सी आई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे समाज कितना प्रभावित हो रहा है? जो बच्चे अभी नए पौध तैयार हो रही है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, इसमें हम एक आदरणीय विवेकानंद जी का हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि महिलाओं की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा, या विधवाओं की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि खुद उनसे क्यों नहीं जाके पूछते हो। बिल्कुल। तो मैं ये आपसे बात करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने, उस पर एक शोध होना चाहिए और बहुत ही गहन शोध होना चाहिए कि जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं उनसे खुद जाकर पूछना है कि उसने आखिर क्यों किया। जी बिल्कुल। क्यों किया, उसके पीछे के क्या कारण हैं। क्योंकि जब मेरे सामने वो घटना घट रही है तो हम तो उसके पीछे के कारणों को नहीं जानते। उसको किसने प्रभावित किया? मीडिया ने प्रभावित किया, या माता पिता के संबंधों ने प्रभावित किया, या माता पिता
केवल पारिवारिक वातावरण ने प्रभावित किया या मित्रों ने प्रभावित किया, क्या कारण था? तो जब हम उसके कारण के तह पर जाएंगे तो फिर हम ये ढूंढ सकते हैं कि ऐसे चीज़ें भारतीय संदर्भ में लोग ना करें। तो ऐसे कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमें एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर बनाना होगा कि ये घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह से समाज में लोग काउंसिल सेंटर्स पे जाएं और एक इलाज की तरह साथ साथ वार्तालाप की तरह इन घटनाओं पर मनन और चिंतन करें और खुद उनसे निराकरण पूछें कि क्या ये सच है या किसी अवसाद में किया है तुमने, क्या कारण? हम आज आपके साथ जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम खास करके इसीलिए आपके साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक आप कार्य भी करती हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता था। और इसी के साथ आप महिला तो ही हैं, लेकिन हम आपको महिला के उसमें नहीं परिप्रेक्ष्य में या परिधि में नहीं बांधना चाहते, क्योंकि आप एक जो है मुखर वक्ता भी हैं, तमाम सेमिनार अटेंड करती हैं देश विदेश में। हम अब एक बात पे और आते हैं, जो माँ बाप इस समय अपने बढ़ती उम्र के मतलब जो बच्चे टीनेजर में पहुंच रहे हैं उनको लेकर के बड़ा चिंतित हैं और उनके सामने भी कहीं न कहीं इसी तरह की चिंताएं हैं, और उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो टीनेजर्स हैं, माता पिता को एक काम करना चाहिए कि हम जब भी ऐसे टीनेजर्स बच्चों से मिलते हैं, अक्सर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे या स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उनका कहना है कि हम लोग को इतना पैसा दे दिया जाता है, हम स्कूल जाते हैं और हम बहुत एंजॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, वो ये खाते हैं, होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ऐसे। तो मुझे है कि माता पिता को अपने बच्चों को सही समय देना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो समय नहीं देंगे तो वो समय अपना उनका बहुत ही दिल बहुत ही मुलायम होता है और वो उनमें समझने की शक्ति रहती है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि उसमें सुपर ईगो पूरी तरह से वो डेवलप नहीं हो पाता है, अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाता है। ऐसे में कभी वो लगता है हम बड़े हो गए हैं, कभी लगता है छोटे हो गए हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। तो ऐसे में अगर माता पिता ही उनको ये सबक सिखा सकते हैं कि बेटा तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन अभी सारी ढील हम पेरेंट्स पे देखते हैं। जी बिल्कुल। हमको पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले सोचते थे कि स्कूल में, शिक्षण संस्थाओं में जाकर बच्चे सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं है। बच्चे कहाँ सुधरेंगे? परिवार में ही सुधरेंगे। क्या है? परिवार में ही उनकी प्राथमिक शिक्षा होगी, परिवार में ही वो समाज को समझेंगे, परिवार में ही वो स्कूल को समझेंगे, परिवार में ही वो नियमों को समझेंगे। यानी जो है बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को गार्जियन खुद से बैठाए और उनको जो है हर तरह के मतलब जो शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाती या जिसके बारे में लोग अमूमन बात करना उचित नहीं समझते हैं, उस तरह की भी सच्चाई को बात के दौरान उनके सामने रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बताना चाहिए कि ये जो प्रेम प्रपंच मतलब जो आज के परिदृश्य में सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, तो ये एक मृग मरीचिका है, इससे सावधान रहो। इस तरह की जो है गार्जियन को भी कहना पड़ेगा। बिल्कुल। उनको खुले रूप से अपने बच्चों के साथ बात करनी होगी। अगर वो खुले रूप में बात करेंगे तो बच्चे भी उनसे अपनी बात बताएंगे जी। और जब ये बताएंगे तो निश्चित रूप से वो किस दिशा में जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करती हूँ। अक्सर बच्चों से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि तुमको ये बनना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं। केवल पढ़ाई हो सकता है कि खेल के क्षेत्र में वो बहुत आगे अच्छा कर सके, हो सकता है कि वो पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना, लेकिन पेरेंट्स को ये डिसाइड करने का हक तो मैं नहीं कहूँगी, ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है, बल्कि पेरेंट्स केवल उनको दिशा निर्देश दे कि तुम्हें ये काम करना है तो इससे ये अच्छा होगा। अब बच्चे खुद चुनाव करेंगे, बस उनको दिशा निर्देश की बहुत ज़रूरत है। एक प्रश्न जो है थोड़ा सा उसमें छूट गया था। आजकल जो ये देखने को मिल रहा है कि 17 साल, 18 साल, 20 साल की शादी हो गई है, बच्चे बड़े हैं, कहीं कहीं तो बच्चों की शादी भी हो गई है, वहाँ पर भी जो पति पत्नी में अलगाव हो रहा है, जो वो हट रहे हैं, और ऐसे लोग जिनके जो है करोड़ों फॉलोअर हैं, वो जब इस तरह से करते हैं तो क्या बच्चों पर ये अवसाद
महसूस करते होंगे या नहीं? निश्चित करते हैं। मैंने कई बच्चों के ऐसे फैमिली को देखा है जो कि पेरेंट्स जो हैं वो अलग हो चुके हैं और बच्चों में काफ़ी अवसाद आ जाता है और फिर उसके बाद से उनमें ये शक्ति ये एक तो फैमिली जैसी चीज़ों पर उनका विश्वास उठने लगता है, क्योंकि अगर वो फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में रहना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि फैमिली क्या है, माँ अलग हो गए, पिता अलग हो गए। देखिए, अलग होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कि हम खाने का हमारा तरीका अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है, हमारी हॉबी अलग है, तुम्हारी हॉबी अलग है, हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तुम कम पैसा कमा रहे हो, हमें मनोरंजन का मेरा अलग तरीका है, तुम्हारा अलग तरीका है, इसलिए हम एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक बड़ी बन जाती है, तलाक का बन जाता है, या फिर हम बाहर अपने सुख को ढूंढने लगते हैं, वो बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो है इसको ये कहा जाए कि समझौतावादी अब कोई रहा नहीं, अब लोग जो है समझौतावादी कम दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात ये, हम एक बहुत छोटे जवाब आपसे चाहते हैं कि क्या जो इस सब स्थिति दिखाई दे रही है आज के समय में, उसमें शॉर्टकट, पैसा आना, धन आना, या फिर जो है शारीरिक सुख, क्या इसमें इसको आप किस तरह से, ये क्या इसमें कौन सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या मतलब क्या ये सभी दिखाई दे रहा है? और इसमें हमारे हाथ में जो मोबाइल है, सबके हाथ में है, इंटरनेट सबके हाथ में चल रहा है, और अनवांटेड जो कंटेंट हमारे सामने आ रहे हैं, वो भी दोषी हैं क्या? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि पैसा तो मूल मंत्र हो गया है सबके लिए कि हम कहीं से भी, हमें पैसा चाहिए, कहीं से भी चाहिए, किसी तरह से चाहिए, शॉर्टकट, पैसा चाहिए। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो जो पैसा आएगा कम आएगा, लेकिन संतुलित आएगा और आपके व्यक्तित्व को भी संतुलित करेगा। लेकिन जो शॉर्टकट हो गया है, ये नई पीढ़ी में बहुत ही ज़्यादा आ गई है। हम नहीं कह रहे पुरानी पीढ़ी में नहीं था, लेकिन ये तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण लगता है कि हमें सारे सुख मिल जाने चाहिए, और सारे सुख भौतिकता के साथ साथ शारीरिक सुख भी इसमें शामिल हो गया है। अब जब देखिए, भौतिकता के साथ मनी मैटर आ जाता है, मनी के साथ फिज़िकल मैटर आ जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति में किस तरह की कुंठा रहेगी, किस तरह की भावनाएं रहेंगी, किस तरह की संवेदनाएं रहेंगी, और कितना वो एडजस्टमेंट कर सकता है और कितना वो स्वतंत्र रह सकता है। ये एक प्रश्न खड़ा करता है। एक छोटा सा केवल आप संदेश दे दीजिए, हमारे जो है यूट्यूब का भी एक समय का होता है। जी। तो हम लोग कोई बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि जो बच्चे आजकल वो आगे की बड़ी पढ़ाई की, मेडिकल की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, या तो फिर नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं, और ऐसे में वो बच्चे, जब ये खबर आती है कि वो बच्चा जो है डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड कर लिया, तो बच्चों को आप क्या कहेंगे? कि बच्चे, आप शिक्षाविद हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश दे दीजिए। हम तो बच्चों के लिए कहेंगे कि बेटा, अगर तुमने एक बार हार गए हो तो तुम उसको अपने मन में गांठ की तरह मत बांधो, और अपने रास्ते को एक चैनल है तुम्हारे पास दूसरा चैनल भी होना चाहिए, और वो चैनल भी जो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। अर्थात अगर तुम उस सक्षम नहीं हो पा रहे हो तो दूसरा चैनल बदल दो। हमने अपनी बेटी के लिए सोचा, मेडिकल में नहीं आएगी तो हम उसको लॉ पढ़ा देंगे, या हम उसको दूसरा पढ़ा देंगे, लेकिन हमने खुद नहीं सोचा। मैंने उससे पूछा कि अगर मेडिकल में नहीं आती हो तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा भी रास्ता है, हम उस रास्ते पर जाए। तो इसमें भी तो पेरेंट्स की और एक गाइड की भूमिका होती है ना। जी, हम यही कहेंगे, जीवन अनमोल है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है ना, और उसे बचाए रखें। आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। ये हमारा कार्यक्रम सिर्फ समाज में एक जागरूकता लाने के लिए, एक शिक्षाप्रद ये कार्यक्रम हमने किया है डॉक्टर साहब के साथ, और हम इसी के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।